हम्म, तो ये जो आज चर्चा होनी है आशीष, ये चर्चा में एक चीज़ बता बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसको जब आप इस फ्रेम में देखेंगे, है क्या वो नहीं वो फ्रेम है अगर जो हमने बनाया है तो वो दिखा दीजिए आज जो चर्चा होने वाली है। और दोनों जो महारथी आज एक साथ बैठेंगे, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि एक तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, तो वो दो कंपनियां, उनके जो बड़े टाइटन्स हैं उनके बीच में बातचीत होगी। खैर आगे बढ़ते हैं अब। चलिए पहले तो आज जो ग्लोबल मार्केट से क्यूज़ मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में सितंबर के बाद पहली बार इस तरीके का डाउ जोन्स मूव आया। एक दिन में सबसे ज़्यादा फिसलने वाला मूव डाउ जोन्स में, और S&P 500 भी करीब करीब 1% फिसला। तो हैंडओवर ग्लोबल मार्केट से काफ़ी ख़राब है। और नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा, कल 1.6% नैस्डैक गिरा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, एक रीज़न जो लोगों ने शायद मिस कर दिया हो और उस वजह से उसको देखना ज़रूरी होगा। आज सुबह के फ्यूचर्स नैस्डैक के काफ़ी ऊपर है, क्योंकि आफ्टर आवर्स में टेस्ला बहुत तेज़ भागा है। देखिए मार्केट गिरे लगातार, तीसरे दिन S&P 500 गिरा, लेकिन टेस्ला के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए। और टेस्ला ने Q3 में जो EPS दिया 0.58 का एस्टिमेट था, उसके मुकाबले जो 0.72, मतलब जो टेस्ला का जो नंबर्स आया उसमें, हालांकि सेल्स उनकी ख़राब थी लेकिन EPS बहुत शानदार आया। और 4 क्वार्टर्स के बाद इस तरीके से बीट किया उन्होंने EPS में। और एलन मस्क ने एक चीज़ कही है कि डिलीवरी यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहेगी और पूरे साल का जो उनका वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई रहेगा। तो पोस्ट मार्केट आवर्स में टेस्ला का शेयर 12% ऊपर था। इस आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि आज मार्केट को लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर होने का कि यूएस के फ्यूचर्स ऊपर हैं, तो उस वजह से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे अमेरिका में खैर काफ़ी बड़े ट्रिगर्स आने हैं अगले 3 हफ्ते। बड़ी टेक कंपनियों के नंबर्स हैं, अक्टूबर के नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आने हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये एक बहुत बड़ा क्यू है मार्केट के लिए यहाँ से। और ऑब्वियसली फेड का डिसीजन भी आना है, तो ये चीज़ें होंगी वॉच आउट करने के लिए। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 4.26 पर आ गई है, तो वो एक सरदर्द बढ़ा रही है, क्योंकि 4 जब क्रॉस हुआ था तब खतरे की घंटी बजी थी। अब ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं शायद फेड ने बहुत जल्दी तो 50 बेसिस पॉइंट नहीं कट कर दिया, तो वो एक शायद लग रहा है इस बार की मीटिंग में समझ में आएगा वो। और जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा हाई पर इस समय बॉन्ड यील्ड है। मतलब अब अगली मीटिंग में 50 तो हटा ही दीजिए, आप 25 को लेकर भी अब थोड़े बहुत डाउट आने लगे हैं। और ब्रेंट कोड जहाँ तक है वो 75-76 पर स्टेबल है, तो ठीक है, वहाँ से एटलीस्ट इतना ख़राब क्यों नहीं है आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा ग्लोबल हैंडओवर गड़बड़ाया। यूएस में कल दबाव के साथ कामकाज हुआ और आज सुबह के फ्यूचर्स, खासतौर पे नैस्डैक, वो टेस्ला के बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते बेहतर करते हुए। खैर गिफ्ट निफ्टी अपफ्रंट बात हुई है कि सरप्राइजिंग है क्यों हम इस तरह से तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन 60 हर टिक के साथ इंप्रूव हो रहा है। इस समय 60-65 अंक मजबूती के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से अपना गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता हुआ। अच्छा, मैं आऊं आज के सेटअप पे, 2 सवाल जहन में घूम रहे हैं। अपना काम है रिटेल के जहन में जो सवाल है वो ढूंढ के लाना। पहला और सबसे अपफ्रंट, क्योंकि ये अपन पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि इस बार डैमेज अच्छा खासा है, चाहे वो टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो। तो ये दर्द कोई आकलन कब तक रह सकता है? हाँ। और ऐसे में हमारे दर्शकगण क्या स्ट्रैटेजी बनाए बाजार में? देखिए आशीष, क्या होता है ना, दर्द तो है लेकिन दर्द को झेलने की दवा भी है हमारे पास। हाँ। दर्द क्या है पहले तो ये बता देते हैं। दर्द है 1 लाख करोड़ का। पिछले 18 सेशंस में FIIs ने 1,03,000 करोड़ बेचा है। ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इतना बड़ा नंबर नहीं आया था FI की सेल का। खैर प्राइसेस का भी फर्क है, उस समय प्राइसेस निफ्टी में 6,000 के थे, अब निफ्टी में 24,000 के हैं, तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर तो है ही। एब्सोल्यूट नंबर तो है ही। लेकिन सामने देखिए DIs ने वो जो प्लेट में आपको दिखाई देगा 1,03,000 करोड़ की बाइंग भी हुई है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि नहीं, जितनी सेलिंग है उतनी बाइंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, 1 लाख करोड़ बेचा है FIs ने, अब तक का सबसे हाईएस्ट। और अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो महीने में 6 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। 6 बाकी हैं, हाँ 6 ट्रेडिंग सेशंस करीब अभी तो बाकी हैं। तो उसके बावजूद, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी छुपी है
इतनी सेलिंग के बाद निफ्टी गिरा है 7%। अब 7% कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। दिक्कत क्या होगी, लोगों के स्टॉक्स ज़्यादा गिरे, लोगों के स्टॉक्स 30, 40, 50% तक गिरे हैं कई स्टॉक्स, तो उस वजह से पेन ज़्यादा दिख रहा है आपको। वरना 7% एक मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए हार्डली एक करेक्शन है। 10% तो करेक्शन मानते हैं, तो 7% तो कोई करेक्शन है भी नहीं, वो भी 1 लाख करोड़ बेचने पर। ये पिछली वाली बुल मार्केट में अगर 1 लाख करोड़ FIS ने बेचा होता तो 40% निफ्टी गिर जाता, गिरा भी था, आपको याद होगा 58% गिरे थे हम जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर। तो इस बार क्या फ़र्क है, ईच एंड एवरी डॉलर जो FIS बेच रहे हैं उसको DIs खरीद रहे हैं, तो ये एक हल्का सा इस समय फ़र्क है, बस ये है। तो फिर मार्केट गिर क्यों रहा है? पिछले कुछ दिनों में HNI और रिटेल यहाँ पैनिक हुआ है थोड़ा सा, वो क्लियरली आपको स्टॉक्स में विजिबल है। कल पहला साइन मिला कि थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा था कि अपना SIP मत बंद करिए, कोई मतलब नहीं है इस समय SIP बंद करने का, और इन लेवल्स पर थोड़ा निफ्टी ETF खरीदने की कोशिश करिए। मैं खुद आज जिन लेवल्स पर हो सकेगा तो कोशिश करूँगा कि निफ्टी का ETF लिया जाए, क्योंकि मेरा व्यू तो 10 साल का है ऑब्वियसली, तो 10 साल का व्यू अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ से अब यहाँ से हर 200 पॉइंट की गिरावट अगर आए तो उसमें और इंक्रीमेंटली ऐड करें। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अब अगर मैक्सिमम और 1000 पॉइंट की डाउनसाइड होगी इस स्विंग में, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे आपका 200 डे मूविंग एवरेज, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक बुल मार्केट का सपोर्ट आना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि मार्केट में यहाँ से डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है। डाउनसाइड और 1000 पॉइंट, चलिए मैक्सिमम और 2000 पॉइंट, अपसाइड लेकिन अपसाइड तो 40, 50, 60 हज़ार निफ्टी कहीं भी जा सकता है। ये दशकों वाली बुल मार्केट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसे एक महीने की फॉल से अगर घबराएंगे तो वेल्थ नहीं बनेगी। देखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में फोकस जो है वेल्थ क्रिएशन पर रहना चाहिए, तो वेल्थ नहीं बनेगी। हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ी सी पेन है, ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, अगर सेल करके पैसा बन रहा है तो सेल करके पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक्स जो अच्छे वाले हैं ना, बेसिकली उनको मत बेचिए, ये एक व्यू है। ओके, अच्छा दूसरा, रिजल्ट्स पे बहुत शार्प रिएक्शंस। इनफैक्ट वो बिग स्टॉक्स में कल क्या वो मूव्स परसिस्टेंट्स पे, क्या कोफोर्ज पे, इवन बजाज फाइनेंस पे, ये सब कल सुबह बिग स्टॉक आज के थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा। पिछले कुछ दिनों से बिग स्टॉक में चर्चा हो रही है, गजब का फोकल पॉइंट बने हुए हैं बाजार के। उसके बियॉन्ड भी कोई मैक्स फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, क्या इंडिविजुअल्स बढ़िया मूव्स बन रहे थे। पर ये जो शार्प रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट्स पे, इसमें हम लोग इस रिजल्ट सीजन में रणनीति क्या बनाएं? बिल्कुल, देखिए अर्निंग सीजन की जहाँ तक बात है, अर्निंग सीजन में एक चीज़ आपको समझनी होगी, ये जो मूव्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। कोफोज के नंबर्स अच्छे थे, परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन क्या इतने अच्छे थे कि स्टॉक 10-10, 12-12% भागते। पोजीशनिंग की बात होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कल डिस्कस की थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करें और IT पर फोकस करें, अगर दो स्पेसेस बचने वाली हैं तो। कल कोफोज ने ऑल टाइम हाई बनाया है, इस मार्केट में भी स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं बना रहे हैं। परसिस्टेंट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर आ गया है। तो नतीजों के जो सीज़न है ना, उसमें सिर्फ हेडलाइन नंबर देख कर ना एक व्यू ना लें। बस क्या लोग दिक्कत क्या कर रहे हैं, हेडलाइन नंबर देखा, बाय या सेल दे दिया, उससे काम चलेगा नहीं। बजाज ऑटो 12% गिरा, क्या नंबर इतने ख़राब थे बजाज ऑटो के, लेकिन स्टॉक में टॉप का भाव था, जगह नहीं थी बिल्कुल भी हल्की सी भी स्टॉक में गिरने की। इसके लिए कल कोफोज और परसिस्टेंट 10 से 12% भागे अर्निंग सीजन के बाद। सिटी यूनियन बैंक में पोजीशन इतनी बेरिश थी कि वो स्टॉक 12% भाग गया। कल का एक और एग्जांपल देता हूँ, TVS मोटर, कल इंटरडे में TVS मोटर जिस तरीके से गिरा, क्या उसका कोई मतलब था? नहीं था, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन इतनी हाई थी, आज हो सकता है TVS मोटर वापस रिकवरी कर ले, उल्टा उससे ज़्यादा चल जाए, ये भी पॉसिबल है। HUL के नंबर्स फॉर एग्जांपल, अब ये तो भाई बात हो गई जो आ गए, उसका आगे का क्या। फॉर एग्जांपल HUL नंबर्स खराब हैं, लेकिन स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पर है और 3100 वाला स्टॉक 2600 आ गया। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज HUL ना गिरे तो, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी नंबर खराब है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कमेंट्री पॉजिटिव लगी एक तो, और दूसरा अभी ये तेलंगाना ओपन हो रहा है, इलेक्शन सीजन है, सब कुछ है, तो अगेन बॉटम का भाव है, स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगेन अगर आज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ना गिरे, तो एक महीने में ऑलरेडी 10-11% गिर चुका है। तो इशू क्या है? पोजिशनिंग। आप पहले पोजिशनिंग समझिए, उसके बाद व्यू लीजिए स्टॉक्स पे, खास तौर से अर्निंग सीजन में। वरना बहुत बार ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि यार नंबर तो ख़राब थे, स्टॉक चल गया, या नंबर तो अच्छे थे, स्टॉक चला नहीं। वो या तो उस पोजीशनिंग को निकल जाने दें, उसके बाद बड़ा मूव आएगा। फॉर एग्जांपल आज हो सकता है एक बार के लिए HUL आपको ग्रीन में भी दिखा दे, सब शॉर्ट्स को निकाल दे, उसके बाद गिरे,
जैसे टीसीएस के केस में हुआ था। टीसीएस केस में आपको याद होगा, एक बार के लिए तो हम ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, 1 घंटे तक ग्रीन में ट्रेड किया, उसके बाद जब सब शॉर्ट्स निकल गए उसके बाद स्टॉक गिरा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए, हमने ग्लोब की चर्चा कर ली, ग्लोब के हैंडओवर की बात कर ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज की स्ट्रैटेजी में जाऊं उससे पहले आज का सेटअप। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ शुरुआत, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग ना आने के चलते हमने तो क्या थोड़ा बहुत रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट हुई, पर टेम्पररी लिव्ड वो रिलीफ थी, इवेंचुअली चले नीचे ही गए। ऐसे में सेटअप लग कैसा रहा है आपको? आप देखिए, सेटअप मार्केट का वही है जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एफआई की सेलिंग, डीआई की बाइंग। लेकिन सेटअप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, उसमें आऊँगा। एफआई की सेलिंग अभी भी एज इट इज़ बहुत हाई है, करीब 5700 करोड़। अच्छा, कल तो एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग नहीं थी, फिर भी इतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग, तो अब एफआई ने कुछ और स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया। कल आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग आ गई। एनीवे, डीआईएस ने 6000 करोड़ बाय किया कल। पिछले 18 सेशंस का पहले तो बार्स दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो एफआई और डीआई के बार्स हैं। ये देखिए, ये एफआई लगातार सेलिंग, डीआई के लगातार बाइंग। और पिछले 18 सेशन की जिसमें बात की, 1,03,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग और 1,02,000 करोड़ की डीआई की बाइंग। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, फ्यूचर्स में सेलिंग बंद हो गई है, या फिर थोड़ी सी इनफैक्ट बाइंग भी शुरू हो गई है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 117 करोड़ की सही लेकिन बाइंग थी, और स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 6,500 करोड़ की बाइंग थी कल। तो थोड़ा सा एक स्टॉक स्पेसिफिक शायद बाइंग स्टार्ट हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 323 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग हो गई 148 करोड़ की, और वो ट्रेंड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर पिछले कुछ दिनों का। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल सिस्टम में इक्वल नंबर प्रोपोर्शन में लॉन्ग और शॉर्ट ऐड हुए। लॉन्ग करीब 3400, लॉन्ग थोड़े ज़्यादा ऐड हुए, शॉर्ट 2500 के करीब ऐड हुए। और वो जो नेट लॉन्ग शॉर्ट है, वो थोड़ा सा हल्का सा ही सही अपटिक आई वहाँ पर। 1,70,000 शॉर्ट की बजाय अब हम 1,69,900 शॉर्ट पर आ गए। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट जो 32.33 था वो 32.64 पर आ गया। एक और चीज़ हुई कल, कॉल शॉर्ट, वहाँ पर भी कवरिंग आ गई। कल करीब करीब 4 लाख के करीब कॉल शॉर्ट कवर हुई हैं। तो हालांकि कुछ तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट था बैंक निफ्टी का, लेकिन कुछ निफ्टी का भी रहा होगा। तो थोड़ी सी मतलब शायद शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक करना भी शुरू करा है। पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है, अभी भी काफ़ी समय से 1 के नीचे है ये पुट कॉल रेशियो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ NMDC, और बैन से 3 स्टॉक्स बाहर हुए, चंबल फर्टिलाइजर्स, LTF और PNB। तो कुल मिलाकर अब 10 स्टॉक्स रह गए बैन में। तो सेटअप ठीक है, कुछ फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल हैं सेटअप में, लेकिन जब तक 2 दिन हम लगातार डे हाई पर क्लोज नहीं हो जाते, तब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगा इस सेटअप का। ओके, वो कंफर्मेशन अवेटेड रहेगा, लेकिन देखते हैं फिर आज के सेशन का अप्रोच। कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि निफ्टी, मैं जैसे सुबह कोट भी कर रहा था, इस समय सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन रैली की। कल एक समय 600 भी गए थे, 24,600, वहां से क्लोजिंग भी पकड़ लीजिए तो 435 के जोन, यानी कि 29 से 170 पॉइंट ठंडे पड़े। हाँ, ये बात सच है, कोई टॉप पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बेसिक ट्रेंड हाईलाइट कर रहा हूँ। सेल ऑन रैलीज कैसे ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। आपने अपफ्रंट कहा जब तक ये वर्क कर रहा है उसी का अप्रोच रखना है, पर साथ में कमेंट्री में कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं जो देखते हैं कैसे प्ले आउट होंगे। तो अनटिल अनलेस वो कंफर्मेशन आ रहा है, मेरा अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी को लेकर? देखिए, एक तो पहली बात तो गैप अप हो रहा है। अगर ट्रेडर के लिए बेस्ट होगा इस गैप अप को बस अब ऑब्जर्व करें, जहां ये गैप अप फेल हो वहां शॉर्ट कर दें मार्केट को। ये मार्केट ऐसे ही आपको नहीं वो बना के दे देगा कि बस आज सुबह से मार्केट वापस ऊपर आ गया। कल भी देखिए, एक जहां से मार्केट घूमा बस वहीं से उसके बाद लगातार वन वे सेलिंग आई। निफ्टी का टेक्सचर अभी भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑन रैली का है। इंट्राडे में, इंट्राडे टेक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर, अभी भी सेल ऑन रैली का है। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, ऑप्शंस की रेंज पर नज़र रखें। ऊपरी साइड पर जो ऑप्शंस की रेंज है वो है 24,550 से 24,600। शॉर्ट कवरिंग के लिए ना 24,600 के ऊपर टिकना ज़रूरी है, जो मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। और लोअर साइड पर क्या है ऑप्शंस की रेंज, 24,350 से 24,400। तो 24,350 के नीचे तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मंदी हो सकती है। सेल जोन कहाँ पर है? 24,475 से 24,525 के बीच एक सेल जोन है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से अगर मार्केट ने रिवर्सल के साइन दिखाए तो, और एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको सिस्टम में 24,600 का। जैसे मैं कह रहा हूँ 24,600 के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन ट्रेड ये मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है कि एक बार आपके लिए वर्कआउट करे।
और हाँ, अगर कल का लो टूटे 24,378 का, 24,378 का जो लो है कल का, वो बहुत क्रूशियल है। अगर वो टूट गया आशीष तो 24,250 से 24,300 ये भी पॉसिबल है मार्केट में। तो एक चीज़ इस मार्केट में आपको करनी होगी, लेकिन आप दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहें और एक सिस्टम में वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रखें करीब 50 पॉइंट का, कि अगर वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया तो यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, चाहे लॉन्ग ले रहे हैं चाहे शॉर्ट ले रहे हैं। और शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए भी तैयार रहें इस मार्केट में। देखिए, व्यू है कि मार्केट में सेल ऑन रैली है, लेकिन अगर मार्केट का वर्डिक्ट अलग है तो व्यू को उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में, और उसके बाद फिर मार्केट जो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, चाहे किसी का भी व्यू हो, इंक्लूडिंग माइन, व्यू को उठा के फेंकी डस्टबिन में। अगर स्क्रीन कुछ और कह रही है तो स्क्रीन कह रही है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अगर स्क्रीन दिखा रही है कि रैली नहीं टिक पा रही है, जैसे कल फॉर एग्जांपल, कल 12 साढ़े 12 बजे क्लियर हो गया था कि अब बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है मार्केट का डाउन साइड पर, तो वो अगर आपको स्क्रीन खुद एक वर्डिक्ट दे दे, वो 12 साढ़े 12 बजे वो वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद जैसे भाई टॉप पे तो कोई नहीं बेचेगा, लेकिन वो जो एक बार आया, ग्रीन बार, रेड बार आया, वहाँ पर एक साइन मिला कि हाँ अब मार्केट वापस तैयार हो गया सेल ऑन रैली के लिए, तो वहाँ पर एक ट्रेड आपकी ओपन होती है सेल की और डे हाई के स्टॉप के साथ। ये बेसिकली तरीके होते हैं मार्केट में इस समय ट्रेड करने के। तो दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहे और जहाँ भी ट्रेड लें एक सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है निफ्टी का व्यू। निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी हल्का कमजोर बंद हुआ तो निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ। कल अपन चर्चा कर रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिए। वो दोनों मूव तो दिखाते, दोनों इन टैंडम नहीं दिखाते। एक दिन एक चलता है, दूसरा निपट लेता है। कल भी ऐसे ही हुआ, एचडीएफसी बैंक 1.25% चला तो उसके सामने आईसीआईसीआई बैंक एग्जैक्टली 1.25% गिर गया। तो वो उन दोनों पे नजर, दोनों हैवी वेट्स, लेकिन दोनों इन टैंडम मूव नहीं कर रहे। ऐसे में निफ्टी, इस पे स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है, क्योंकि इसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, वो बॉटम आउट हो चुका है और वो एक साइन दिखा रहा है कि अब वापस और कुछ नहीं तो अपने 52 वीक हाई की तरफ तो एक बार बढ़ ही रहा है। 1798 का जो, या 1794 का जो 52 वीक हाई है जहाँ डबल टॉप बना था, वहाँ एक बार के लिए एचडीएफसी बैंक लग रहा है कि शायद जा रहा है, और नंबर्स के बाद से इसमें शानदार रैली रही है लगातार। लेकिन बैंक निफ्टी में एक दिक्कत है, वो बार बार एक क्रूशियल सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, चौथी पांचवी बार टेस्ट कर रहा है। वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 51,000 पर है। देखिए, एक इंडेक्स कल भी लो था 51,100 का, एक सपोर्ट को अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे ना तो इवेंचुअली वो टूटेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, और अगर 51,100 टूटा आशीष तो 50,200 से 50,400 का रास्ता खुलेगा। अब इसमें आप चाहें तो एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड लिए ले सकते हैं कि भाई क्योंकि एक शेड बेटर है और एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है और 100 डे में बार बार बच रहा है, एक ट्रेड आप ये ले सकते हैं कि भाई आप जो 100 डे में आपका 51,000 उसी का स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग रहे मार्केट में। ये एक अप्रोच हो सकती है बैंक निफ्टी पर। अगर वो ट्रेड चली तो 51,600, मतलब 51,500 से 51,600 तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी शायद जाए, और अगर 51,600 क्रॉस हुआ तो 52,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन दिक्कत वही है यहाँ पर भी, कब वो एफआई की सेलिंग आ जाए, कब वो इंडेक्स पलट जाए, ये नहीं पता चलता। तो ये आपको स्क्रीन पर देखना होगा। कल वैसे बैंक निफ्टी अनट्रेडेबल था, देखिए किस तरीके से पहले 10-15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने 5-6 स्विंग दे दी, उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, कुछ नहीं किया, उसके बाद पूरा दिन वो ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में रहा बैंक निफ्टी, लेकिन पहले 15 मिनट में 4 स्विंग दे दी उसने। तो इसके लिए यहाँ पर एक अप्रोच क्या रहेगी, जहाँ रैली फेल हो वहाँ पर सेल करें और करीब 100 पॉइंट का एक सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें। बाय कहाँ करें, अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे और लगे कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो उस कैंडल के लो के या डे के लो के हिसाब से एक कवरिंग के हिसाब से तैयार रहें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आशीष, मैं एक फिर भी ये चीज़ कह रहा हूँ, ये सब के सब ना सिर्फ कंपल्सिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हैं। अदरवाइज इस समय मार्केट में समय है थोड़ा सा होमवर्क करने का, थोड़ा सा स्टडी करने का, अपना पैसा बचाने का, और धीरे धीरे स्लोली एसआईपी के थ्रू अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। बेसिकली बिल्कुल सही बात। वो सिप और डिप ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। उसमें कल सुबह तो हमने हाईलाइट भी कर दिया था। अगर आप अपना होमवर्क खुद करना चाहते हैं तो किस तरह के स्टॉक्स पे दाव लगाया जा सकता है।